हम फूलों सा मन रखकर भी हम फूलों सा मन रखकर भी फौलादी छाती रखते हैं। हम फूलों सा मन रखकर भी फौलादी छाती रखते हैं। अंधियारों का जो मुंह सीधे उस लौ की बाती रखते हैं। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। बात मुलाकात की आज की इस कड़ी में हम जिस जिस व्यक्ति से, जिस व्यक्तित्व से आज यहाँ बात और मुलाकात करने जा रहे हैं, उनके बारे में जब आप भी जानेंगे तो आपके भी मन में यही बात आएगा कि हिम्मत से अगर आराम से दिन प्रतिदिन अपने रास्ते को तय किया जाए, मेहनत के पथ पे लगातार चला जाए, तो आप भी निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। और इसी के एक साक्षात उदाहरण के रूप में वो हमारे सामने हैं यहाँ पे, जो यूथ आइकन के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदी और अध्यापक हैं, अरुण प्रदेश में पोस्टेड हैं और भी उनके जीवन के बारे में चलिए उनसे ही जानते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं यमुनाधर त्रिपाठी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है यमुना जी आपका। नमस्ते, सादर और प्रणाम। बताइए। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद आपको मुझे अपने मंच पर अवसर देने और के लिए। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, चलिए आप आज बताइए। आपसे मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। देखिए मुस्कुराते हुए के साथ हम लोग यहाँ पे यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ दर्शक के रूप में भी जुड़ गए हैं जितेंद्र कुमार जी और कहते हैं कि कांग्रेचुलेसन टू त्रिपाठी जी। जी बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। मैं चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम को शेयर भी करें। लाइक कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप शेयर भी करेंगे तो अधिकतर लोगों के पास ये बातें पहुंच पाएंगी, क्योंकि कुछ बातें आज बहुत महत्वपूर्ण भी होंगी यहाँ पे जिनके जितेंद्र सर बारे में को लोगों को जानना चाहिए। जी 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 जितेंद्र सर को मेरी ओर से धन्यवाद। वो हमेशा मेरा समर्थन करते रहते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। वो अभी भारतीय स्टेट बैंक में से जुड़े हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक में ऑडिट देखते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट। तो मैं अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो मुझे सुन रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। कीर्तन भैया भी आ जी गए हमारे सामने। इनको जी हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल। मैं भी इसमें सभी को जोड़ूंगी इस कार्यक्रम में। कीर्तन जी, सरोज जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग कृपया इस कार्यक्रम को शेयर भी करें ताकि ये बातें लोगों तक भी पहुंच सके। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके इस सफर के बारे में। जैसे कि हमारी आपसे बात हो रही थी, किसी ने आपके बारे में बताया कि अगर कोई व्यक्ति इतने स्ट्रगल के बाद कहीं पहुंचता है और इस मुकाम को हासिल करता है जिसके बारे में शायद आम तौर पे लोग निराश, हताश हो जाते हैं, तो उनके बारे में लोगों तक भी बातें पहुंचनी चाहिए। तो अभी तक आपका सफर कैसा रहा यमुना जी, ये बताएं आप। सफर तो हमेशा सुहाना ही होता है। वो अपने अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार से अनुभूत कर रहे हैं। तो मेरा सफर सुहाना ही है, संघर्षों से भरा है, लेकिन संघर्ष जो है वही जीवन है हमारा। तो मेरे हिसाब से मेरा सफर सुहाना है। हम बचपन से ही संघर्षों के आदी हो गए हैं। एक सामान्य परिवार में हमने जन्म लिया। हमारे पिताजी शुद्ध देसी किसान हैं। अ, उन्होंने सदैव भारतीय संस्कृति, भारतीयता के संस्कार हमारे भीतर डालने की कोशिश की। हमारी माता जी कुशल गृहिणी हैं। हमेशा अ, जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उसका उस वो हमें उन्होंने दिया, प्रदान किया। तो ये हमारे मम्मी पापा हैं, माता जी पिताजी हैं। बाकी जीवन थोड़ा सा संघर्ष था जीवन में। शुरुआती दिनों में हमने बहुत ही संघर्ष किया शिक्षा के लिए। हम ग्रामीण परिवेश से हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से हूँ। और गोरखपुर में भी 40-45 किलोमीटर दूर एक गांव से, परसा बुजुर्ग मेरा गांव का नाम है। इसे यूं कहिए कि मुझे परसा बुजुर्ग से इतना लगाव है कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं जाना जाऊं तो अपने गांव के नाम से जाना जाऊं, या मेरा गांव जो है वो मुझे जाने, लोग जाने। जैसे ही परसा बुजुर्ग का नाम है तो लोग सबसे पहले मुझे जाने, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्या बात। तो ग्रामीण परिवेश से हूँ। वहाँ पे शिक्षा के जो अवसर थे वो थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी हमने उसी में शिक्षा ग्रहण की। आगे
गोरखपुर से शिक्षा ग्रहण की, स्नातक परास्नातक किया, फिर बीएड किया, फिर स्कूली शिक्षा से मैं जुड़ा। ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी की मैंने। हालांकि मुझे उस हिसाब से मुझे सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन फिर भी मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। और वर्तमान समय में मैं हिम इंटरनेशनल स्कूल ईटानगर में कार्यरत हूँ। और साथ ही मैं विदेश के बच्चों को हिंदी और संस्कृत की शिक्षा भी देता हूँ, उन्हें हिंदी सिखाता हूँ, संस्कृत सिखाता हूँ। तो ये मेरी जी हाँ, दैनिक दिनचर्या है। बिल्कुल। और यमुना जी, जैसा कि आपके बारे में मैंने पढ़ा और जाना कि और इसी बात ने मुझे ये प्रेरित भी किया, मुझे आपसे जोड़ने का भी एक रास्ता बनाया कि जिस तरह से आप विदेशियों को कहेंगे कि आप हमारे भाषा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही उत्तम है। तो इस तरह से कैसे जी आपने सोचा कि हम जो है हिंदी और संस्कृत को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, या वो आप तक कैसे पहुँच पाए? इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँगे तो ये मज़ेदार भी होगा, जी, मुझे लगता है बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। में। हाँ, दरअसल मैं था तो गांव से, मेरी पृष्ठभूमि हुँ। गांव की रही है, हाँ, लेकिन हाँ। मैं रचनात्मक कार्यों में हमेशा लगा रहा हूँ। मेरे आप फेसबुक प्रोफाइल को आप देखेंगे तो मैं हमेशा सामाजिक रचनात्मक कार्यों से हमेशा जुड़ा रहा। कभी कोई सामाजिक काम हो, कहीं कोई नवाचार हो रहा हो, कहीं कोई रचनात्मक कार्य हो, मैं उनसे जुड़ा रहा। और मेरे गांव के एक बाबा जी थे, स्वर्गीय जनार्दन त्रिपाठी शास्त्री। उनकी प्रेरणा से मैंने संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी। और अ, आज ये कहिए कि मैं मतलब कोई भी पूर्ण तो होता नहीं, बहुत हुँ, ऐसा नहीं है कि पूर्ण ज्ञानवान हो जाए, विद्वान हो जाए, कोई नहीं। हर एक आदमी जो है वो विद्यार्थी ही होता है, आजीवन विद्यार्थी होता है हर एक बिल्कुल, व्यक्ति। तो मैं भी एक विद्यार्थी की भांति उसका कि जो हमारे वेद हैं वो श्रुति परंपरा से आए हुए हैं, यानी वेद श्रुति परंपरा में रहे हैं। तो हमने क्या हुँ, किया कि मैंने पढ़ा उसके बारे में, और हमने देखा कि पहले लोग सुन सुन करके, एक हमारा जो पूर्वज होता था या हमारा जो गुरु, हमारे जो गुरु हैं वो हमें सुनाते थे वेद के मंत्रों को, और वो हम अगली पीढ़ी को देते थे। तो ऐसे बिल्कुल। करके पूरे विश्व में यदि कहा जाए तो भारत की संस्कृति जो है वो फैली हुई थी ना। और मैथिली शरण गुप्त की आप भारत इसीलिए भारती को जैसे पढ़िए, तो बिल्कुल। उसमें सिर्फ हुँ, भारत के बारे में है कि भारत किस प्रकार से विश्व गुरु था। उन्होंने उसमें लिखा था कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। ऐसे भारतवर्ष उसमें से। एक ही उदाहरण है, बहुत जब थे दिगंबर तन में वो जंग। मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क का इश्यू है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कृपया मुझे कमेंट करके बताएँ कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है, और यमुना जी मुझे नहीं सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कहीं उनका वीडियो पॉज़ हो गया है। तो जितेंद्र कुमार जी बहुत स्वागत है, कीर्तन त्रिपाठी जी, सरोज अग्रवाल जी, रजनीश पांडे चिल्लूपार से हैं आप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और कीर्तन त्रिपाठी जी, आपने कहा है कि संघर्षों से दोस्ती कर आपने उन्हें ही शौक बना लिया शायद। जी हाँ, और मुझे लगता है कि यही रास्ता उत्तम होता है और यही अपने हाथ में भी होता है। मृत्युंजय जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको, और जी। बहुत जल्दी वो हमें फिर से जॉइन करेंगी। मैं जितना उनके बारे में मैंने जाना, उतना मुझे लगा कि इस व्यक्ति को बात करना क्यों आवश्यक है, कि हम लोग बात तो करते हैं कि हमें हिंदी भी आनी चाहिए, हमें संस्कृत भी आनी चाहिए, लेकिन हम प्रयासरत कितने होते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का अगर किसी ने समाधान उत्तर को तलाश लिया, तो ये वो ही इंसान है। इनका मैंने एक पेज देखा जिसमें वो संस्कृत को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उनका एक फ़ेसबुक पेज भी है, एक ग्रुप भी है जिसमें अ, वो संस्कृत सिखाते हैं, और किस तरह से वो भारत के बाहर रहने वालों को, जो विदेशी हैं, जिन्हें हिंदी सीखने का शौक जागा, वो कैसे उनके साथ में कनेक्ट करते हैं और सीखते हैं। ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे, उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को भी सुनेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो हमें पहले नेटवर्क के साथ में जॉइन कर लें। महीप श्रीवास्तव जी बहुत-बहुत स्वागत है। आपकी मेरी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन यमुना जी कहीं हमसे कट गए हैं किसी वजह से।
नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं इंतज़ार करती हूँ कि थोड़ी देर में वो आ जाएँगे। मोहन गुप्ता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और कृपया आप लोग भी अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी बातों को और आप किस तरह के कार्यक्रम भी देखना चाहते हैं, किन लोगों से मिलना चाहते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। आप मुझसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से आप अपनी बातों को हमारे तक पहुँचाइए और हमारे मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग मिलके एक सामाजिक परिवर्तन, वो भी बहुत ही सकारात्मक रूप से, बस एक-दूसरे का हाथ थाम कर के चलेंगे और निश्चित रूप से हम एक अच्छे स्थान पे भी पहुँचेंगे और सफ़र भी बहुत खुशनुमा होगा। और देखिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है, यमुना दत्त त्रिपाठी जी हमसे पुनः यहाँ पे जुड़ गए हैं। यमुना जी, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने विदेशियों के तरफ, मतलब विदेश में हमारी भाषा को आपने कैसे पहुँचाया? हाँ, दरअसल मैं इसी पे चर्चा कर रहा था और मैंने मैथिली जी, रणदूत की कुछ पंक्तियों का उदाहरण जी, आपके जी। सामने रखा कि हुँ, उन्होंने भारत भारती में लिखा है, जब से दिगंबर तन में वो जंगलों में घूमते, प्रासाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते, संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार्य की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो इससे मुझे एक प्रेरणा मिली और हमारे गोरखपुर के एक बड़े भाई हैं, भाई रमेश चंद्र त्रिपाठी जी, उनकी उनका एक एनजीओ है, सामाजिक संस्थान है कि वेद रत्न सेवा संस्थान। तो वो उनसे मैं मिला, मेरे गांव के बगल का ही उनका गांव है, हालांकि वो गोरखपुर शहर में रहते हैं। तो उनसे जब मैं मिला तो वो बता रहे थे मेरे से कि मेरे बाबा जी अ, अ, बैंकॉक के किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो मैं सोचा, जब भारत के गांव से जुड़े हुए लोग बैंकॉक, चाइना, ऐसे चाइना में विवेक मणि त्रिपाठी जी हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो ऐसे लोगों से जब मैं जुड़ा तो मुझे लगा, जब ये लोग बैंकॉक, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, पोलैंड ऐसी जगहों पे जा करके लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं दे सकता। और अभी बिल्कुल। वर्तमान समय में कोविड के समय में आभासी शिक्षण जो है, वर्चुअल टीचिंग जो है, ये बहुत अधिक प्रचलित हुई। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पे काम करना चाहिए। मई के दिनों में छुट्टियां थी हमारी, तो हमने एक फेसबुक पे पेज बनाया, त्रिपाठी हिंदी एंड संस्कृत लर्निंग पॉइंट के नाम से। और उस पे मैं संस्कृत और हिंदी से संबंधित जानकारियां मैं डालने लगा। धीरे धीरे मुझे अच्छी सफलता मिली, उस पे लाइक आने लगे, शेयर्स आने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, मुझे अंदर से प्रोत्साहन मिलने लगा। और हुँ, ऐसे धीरे धीरे करते करते अचानक से मुझे एक दिन एक कॉल आई कि कतर से कतर से कॉल आई, एक सुमेश मेनन जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि आप मेरे बच्चों को हिंदी हिंदी पढ़ा सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने एक डेमो लिया और सबसे पहले मेरी शुरुआत वहीं से हुई। और मैंने उनको डेमो दिया, उनके दो बच्चे थे, मैंने उनको हिंदी सिखाया। फिर ऐसे यूके, लंदन से मुझे फोन आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, ऐसे करके कुवैत से आए, ऐसे करके मेरे पास ढेर सारे फोन आने लगे और मैं उनको हिंदी सिखाने लगा, उन बच्चों को हिंदी सिखाने लगा, संस्कृत सिखाने लगा। मजे की बात ये रही कि मैं एक गांव का लड़का, मुझे इंग्लिश बहुत थोड़ी सी आती है, मैं किसी प्रकार से सुन के समझ लेता हूँ और थोड़ी मोड़ी अपनी अभिव्यक्ति अंग्रेजी में कर पाता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा कठिन भी लगा, लेकिन क्या है ना कि संघर्षों में काम कम्युनिकेशन करने का गैप मजा कहीं ही आने कुछ अलग लगता है। है ना? हाँ, हाँ, संघर्षों में काम कम्युनि करने का उस मजा ही अलग है ना, जहाँ आपको कुछ भी ना सुनाई दे, कुछ भी ना समझ में आए। तो इन सब चीजों में काम करने का और ही मजा है। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि एक बार उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और उन्हें ईरान जाना था। बहुत पहले हुँ, की बात है, जब वो लगभग युवा थे, तो और मैं शायद इस दुनिया में नहीं था। तो मैं अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था कि वो कक्षा 8वीं तक पढ़े थे, भोजपुरी और हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानते थे। मैं सोचा वो ईरान में जाकर के कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे ना। फिर मुझे लगा, जो ये परिस्थितियां होती है ना, ये हमें बहुत सारी चीजें सिखा देती हैं। तो ये सारी सोच ये सारी सोच अपने अंदर मैं समेटे हुए लोगों से जुड़ा। और मैं आज जो है ऑनलाइन माध्यम से, आभासी शिक्षण के माध्यम से बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को मैं हिंदी सिखा रहा हूँ। हिंदी में जो बिल्कुल नहीं, नहीं बहुत जानते थे, अच्छा हिंदी काम कुछ कर भी नहीं रहे हैं जानते थे, आप। वो बोलना नहीं, सीख नहीं, गए बहुत वो। अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़, देखिए, इंग्लिश की क्लासेस की आप धूम देखेंगे। 90 दिनों में आइए अंग्रेज़ी सीखिए और इतने घंटों में आइए, 90 घंटे में आइए और सीखिए, इस तरह की बातें, और इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट मिल जाएँगे। लेकिन हिंदी और संस्कृत का अभाव है। संस्कृत जो हमारी पुरातन, जिसको कहेंगे कि हमारी हमारा एक सतह है, हमारा एक बेस है, लेकिन हम ही नहीं जानते हैं।
आपने उस तरफ कदम बढ़ाया और निश्चित से आप इसके लिए तारीफ के काबिल हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं महीप श्रीवास्तव जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और वो आपको वापस से देख करके बहुत प्रसन्न भी हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं और मोहन जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। रजनीश पांडे जी हैं, सभी का पुनः स्वागत है और कीर्तन त्रिपाठी जी भी हैं। आप लोग लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को शेयर भी करें और अगर मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, बाद में कभी मिलता नहीं है ऐसा मौका। यमुनाधर त्रिपाठी जी, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो आपको याद है मैंने 2 पंक्तियों के साथ में शुरू किया था इसको। जी, जी, जी। जी, तो मैं चाहूँगी हम ये फूलों सा मन पंक्तियाँ लोगों रखकर भी तक फौलादी पहुँचे छाती कि हम रखते हैं। फूलों सा हाँ, हाँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पंक्तियाँ मेरी नहीं थी, ये यमुनाधर त्रिपाठी जी की ही पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ ही नहीं, ये पूरी कविता आपकी बहुत बेमिसाल है। मैं चाहूँगी कि ये लोगों तक भी पहुँचे, फिर आगे के सफ़र में बातचीत का दौर हम जारी रखेंगे। जी, जी। तो सबसे पहले तो मैं भाई महीप श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देता हूँ। ये हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं रचना करने के लिए कि लिखते रहिए। हमारे एक सर हैं प्रवीण श्रीवास्तव बिल्कुल। जी, वो भी मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इन लोगों को नमन करता हूँ कि ये हमेशा मुझे प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। और महीप जी भी अच्छा लिखते हैं, मैंने उनको जैसा सुना कि है आपने आह्वान फेसबुक किया। पे। हाँ, अरे बहुत अच्छा लिखते हैं महीप जी। हाँ मैंने सुना है उनको, हाँ। महीप जी जो है, हाँ बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आपका आह्वान था कि हम फूलों सा मन रखकर भी फौलादी छाती रखते हैं। जी, जी, हम जी। फूलों सा मन रखकर भी फौलादी छाती रखते हैं, अंधियारे का जो मुंह सिल दे उस लौकी बाती रखते हैं। हम वाह! में कोमलता है लेकिन कायर सा अपना कर्म नहीं, वैरी के सम्मुख झुक जाना अपने जीवन का धर्म नहीं। ऐसे आंधे अंधड़ को तो तिनके ही शीश झुकाते हैं। हम वह हैं जो तूफानों की गति को जंजीर पिन्हाते हैं। भूकंपों की फटती छाती भूगोल उछासें भरता है। ज्वालामुखियों का कवच पहन जब मेरा हृदय गरजता है। मत भूलो युद्धों के प्यासों यह धरती ही बलिदानी है। लोहू से भी ज्यादा गाढ़ा अपने भारत का पानी है। आहा! ए दोस्त दोस्ती करके हम दागी व्यवहार न करते हैं। भाईचारे के रिश्ते में लुक छिप कर वार न करते हैं। हम विश्व शांति की लौ बनकर जलने वाले परवाने हैं। मजहबी रोशनी से पहले मानवता के दीवाने हैं। बहुत नापाक सुंदर, इरादों के बहुत सुंदर। पुतलों, कुछ तो रहीम का ध्यान करो। हिंसा की खूनी चीटों से मत मजहब को बदनाम करो। हिंसा की खूनी चीटों से मत मजहब को बदनाम करो। तो ये बहुत है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। कभी बिल्कुल। अवसर और मिलेगा देखिए तो मैं डिमांड भी सुनाऊंगा। आने लगे हैं। जितेंद्र कुमार जी कहते भी हैं कि त्रिपाठी जी अपनी पसंद की कोई रचना सुनाएँ। ऐसा वो कह रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं अश्वनी मिश्रा जी, शुभकामनाएँ दे रहे हैं आपको और धन्यवाद। बहुत-बहुत साद स्वागत है मिश्रा अश्वनी जी को जी सादर आपका। प्रणाम भी। जी, जी, जी। और हाँ, हाँ। बिल्कुल। और यमुना जी, ये आपकी कविता, ये रचना मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ये सुनाइए। और आपसे और भी रचनाएँ हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन मैं इच्छुक हूँ ये जानने में कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से आपका पदार्पण हुआ, कैसे जाना हुआ? और वहाँ भी मेरे ख़्याल में भाषा की मुश्किल तो आई होगी, क्योंकि उधर भी हिंदी आ, बोलचाल में नहीं है, तो किस तरह से आप वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर ऐसी रहे हैं बात अभी? नहीं है। हुँ, नहीं अच्छा। ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं जो है 2015 में 2015 में मैंने अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था। मैं एक महाविद्यालय है वहीं गोरखपुर में ही, ग्रामीण क्षेत्र में ही, पंडित राम कुमल द्विवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहाँ से मैंने शिक्षा भी ग्रहण की थी और मैं बाद में वहाँ मैं पढ़ाने भी लगा था। मैं वहाँ एक संस्कृत का प्राध्यापक था। मैं 2015 से 2018 तक मैंने वहाँ पे अध्ययन अध्यापन किया। तो हुँ, एक मेरा मतलब शुरुआती एक विद्यालय था वो, वहीं से मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया था। उसके बाद से मैं थोड़ा-सा बैंक से भी जुड़ा था। आदरणीय जितेंद्र जी, प्रकाश सर, मनीष सर, फैजान सर, ऐसे बहुत सारे, सदाशिव मिश्र जी थे। ऐसे भारतीय स्टेट बैंक के बहुत सारे लोग थे जिनकी साहित्य में रुचि थी। वो भी मुझे प्रेरित करते रहते थे, आप लिखते पढ़ते रहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, ऐसा। तो अ, इसके बाद मैं डिजिटलाइजेशन आया, फिर मैं थोड़ा डिजिटल होने लगा।
फिर उसके बाद से मैं सोचा कि थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि गोरखपुर से बाहर क्या है। मुझे एक ऑफर आया वडोदरा से, तो मैं वडोदरा चला गया। वडोदरा में एक सीबीएसई स्कूल में मैं बतौर हिंदी शिक्षक काम करने लगा। 2 साल में लगभग वहां रहा। फिर मुझे लगा कि अब कहीं और चलते हैं, क्योंकि अ, ये घूमने फिरने से विशेष अनुभव मिलता है। फिर बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे कई निश्चित सारे रूप ऑफर्स थे। हाँ। मेरे मेरे पास कई सारे ऑफर्स थे। महाराष्ट्र से थे, मध्य प्रदेश से थे, उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों से थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये प्रकृति के बीच में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देखा था, नेट पे सर्च किया था कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऐसे जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी जगह, या नॉर्थ ईस्ट पूरा क्या है, ये तो स्वर्ग ही है। उत्तर भारत जो है ये पूरा स्वर्ग ही है, प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्वर्ग ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से ऑफर आया, तो चलो वहीं चलते हैं, थोड़ा प्रकृति के बीच में रहेंगे। और यहाँ पर प्रकृति के बीच में ही खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे। और ये भी था कि यहाँ पे अहिंदी भाषी क्षेत्र है, कम हिंदी लोग जानते हैं यहाँ पे, तो अपनी हिंदी का प्रचार प्रसार भी करेंगे, लोगों को हिंदी सिखाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे। ऐसे एक मन में भावना थी। फिर मैं अक्टूबर 2020 में मैं यहाँ आ गया। तो मैं यहाँ जब आया तो थोड़ी सी दिक्कतें तो हुई, जैसे यहाँ लोग हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं यहाँ पे। और वो ट्राइब्स की अपनी अलग अलग भाषा है। निशी ट्राइब है, अपातानी ट्राइब है, गालो है, ऐसे इनकी सबकी अलग अलग भाषा है। तो इनकी जो अलग अलग भाषा है उसके लिए मुझे लगता है यहाँ की स्थानीय सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने इनके लिए एक ऐसी भाषा कर दी होगी जिसमें आप बात कर सकते हैं। हालांकि यहाँ की हिंदी बहुत समृद्धशाली तो नहीं है, लेकिन ये टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके ये लोग बोलते हैं। तो मुझे इनके साथ रहने में तो बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने कुछ ऐसे अपने विद्यार्थी तैयार किए जो अब शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। एक अच्छी चुनौती थी मेरे लिए कि हम किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को हिंदी सिखाएं। इसके लिए हमने बहुत सारे वेबिनार्स भी अटेंड किए, सीबीएसई के, या फिर एक फुल मार्क्स है उसके। तो वो उसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी हम कैसे पढ़ाएं, कैसे रोचक हिंदी बनाएं। तो हमने गतिविधियों के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से हिंदी लोगों को सिखाई। और कविताएं जो है ना, मुझे लगता है साहित्य, इस बिल्कुल। साहित्य का प्रेम आप लोगों में जगा दीजिए, तो उस भाषा से लोगों को प्यार हो जाएगा। तो ऐसे हमने हाँ। यहाँ बच्चों के नाम जैसे हैं, उस हिसाब से मैंने तुकांत वर्ण ढूंढे, तुकांत शब्द ढूंढे, और उनपे कविताएं बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो कुछ कुछ ऐसे उदाहरण अगर छोटे मन में छोटे आ दो रहे दो हो लाइन के तो आप ऐसे तुकांत क्षणिका हमें मैंने बता सकते बताए। हैं। नहीं, अगर मन में कुछ आपको याद हो रहा हो जी तो आप वो बता सकते हैं। अगर आपको कुछ याद आ रहे हो हाँ, वो जैसे उदाहरण जैसे आपने यूं बनाए एक बच्चा है यहाँ, ताका ताका दोदुम। ताका लो दो। एक बच्चा है ताका दोदुम, तो उसको ताका ताका, हाँ, ताका ताका बोलते, ताका। तो ताका बहुत तेज हंसता है। मैं तो उसको बोलता हूँ रावण भी ऐसे ही हंसता था। तो ताका दोदुम को मैं बोलता बोलता हूँ, कभी ऐसे बोलना हो कि वो हंस रहा हो, तो मैं उसको बोलता था, ताका थोड़ा कम लगाओ ठहाका। तो इससे वो बहुत खुश हो बहुत जाता था। तो ऐसे करके हमने हमने ऐसे कर करके उनको जोड़ा अपने से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जब मुझसे हिंदी के प्रश्न पूछते हैं कि सर थोड़ा ये बताइए, थोड़ा वो बताइए, मुझे अच्छा लगता है। कोरो, ऐसे एक लड़का है कोरो, तो मैं बोलता था, कोरो सोना छोड़ो, या कोरो इधर उधर जाना छोड़ो। तो ऐसे करके मैंने तुकांत शब्दों से मैंने उनको अपने आप से जोड़ा। करना शुरू किया। जी, बिल्कुल। बहुत ही मुझे लगता है ना कि ये ऐसे एक बहुत बच्चा है अच्छा नानी तरीका हाओ, है बच्चों के साथ। हाँ, बाल नानी कविताएं हाओ, ऐसे ही रूप लेती जल्दी हुई उठ जाओ, रहती है ना। नानी हाओ, नोटबुक जी, दिखाओ, ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसीलिए तो कहते ऐसे हैं करके बाल हमने तुकांत कविताएं शब्द ढूंढ बात के काम मतलब किया। मन को मोह लेती हैं। तो आपने उससे उससे इंग्रेडिएंट को पकड़ा, किस तरह से हम चीजों को जोड़ जोड़ करके लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये काम आपने किया है, निश्चित रूप से आपको सफलता भी उसी वजह से मिल रही है, आपकी इस शैली को अपनाते हुए। अब हम चाहेंगे कि जी जो हमारे पास नए दर्शक हैं, अच्छा एक कमेंट और मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे कीर्तन त्रिपाठी जी हैं और थोड़ा-सा लंबा-सा कमेंट है, मैं पढ़ती हूँ कि हिंदी जितनी समृद्ध भाषा शायद विश्व की कोई दूसरी भाषा हो। व्यावसायिक रूप से आप चाहे जो भी भाषा
प्रयोग करते हो, पर हिंदी को उसका गौरव दिलाने हेतु व्यावहारिक रूप से आपको हिंदी ही बोलनी चाहिए। राष्ट्रभाषा है। जी हाँ, निश्चित रूप से। और देखिए, मेरा भी प्रयास रहता है, लेकिन कई बार बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे घुस के अपना स्थान बना चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कोई दूसरी भाषा भी है। सविता तिवारी जी हमारे साथ में, सादर प्रणाम कह रही हैं आपको। और किशन प्रजापति जी हमारे साथ में हैं, कहते हैं कि आई प्राउड ऑफ यू सर। और एक नाम और नया नाम हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। बिल्कुल, चलिए, निकल गया, और जब सामने देखूंगी ना तो मैं फिर बताऊंगी आपको। तो जी जी कुछ आप अपनी कुछ रचनाएं अगर जरूर सुनाएं, हमें लोगों तक पहुंचना चाहिए। जयप्रकाश से भारती जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी यमुना जी, तब आप अपने मन की हाँ कोई रचना जरूर ठीक। सुनाइए हमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आदरणीय कीर्तन जी ने जो टिप्पणी दी है, निश्चित रूप से हमें हिंदी बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वैश्विक दौर में मल्टीलिंगुअल बहुभाषी होना भी बहुत जरूरी है। तो क्या है ना कि मैं बहुत छोटा था। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने बता हम्म। करके अपनी कविता शुरू करूंगा। मैं बहुत छोटा था, तो हमारे गांव में टूर्नामेंट होता था क्रिकेट का। तो उस क्रिकेट के टूर्नामेंट में अक्सर समापन पे या आरंभ होने पर कोई न कोई ऐसे बड़े नेता आते थे, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा जिनकी अच्छी होती थी वो आते थे। मैं बहुत छोटा था, मुझे स्कोरर का काम मिलता था क्योंकि मेरी गणित भी बहुत अच्छी थी। तो उसमें एक बार एक अभी वर्तमान में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से विधायक है श्री राजेश त्रिपाठी थी जी, उस समय वो मंत्री थे। तो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने जब अपनी बात रखी, उसमें दो चार लाइन मुझे याद है, वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि नाच करो अपनी भाषा पर, नाच करो अपने धर्म पर, नाच करो अपनी जाति पर, लेकिन दूसरों के धर्म भाषा और जाति से घृणा मत करो। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ठीक है, हिंदी तो निश्चित रूप से हमें बोलनी चाहिए, हिंदी हमें जाननी चाहिए। हिंदी ही नहीं, संस्कृत को भी जानना चाहिए, क्योंकि संस्कृत आदि भाषा है, और मुझे लगता है कि विश्व की सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई हैं। तो पूरे विश्व में किसी भी भाषा का कोई ग्रंथ नहीं है, व्याकरण ग्रंथ नहीं है, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण ग्रंथ भी है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। तो मुझे हम सब लोगों को जाननी चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमें मल्टीलिंगुअल बहुभाषी भी होना जरूरी है। इसलिए मैं भैया का वो कमेंट पढ़ के मैंने बोला। आगे आप कविता सुनना चाहते हैं तो मैं आपको जी एक दो हाँ, बिल्कुल, कविताएं बिल्कुल सुनाता हूँ सुनना अपनी। चाहूँगी मैं आपसे कविता। ठीक। और आपने चिल्लू पार का ज़िक्र किया है, और रजनीश पांडे जी जो हैं, रजनीश पांडे चिल्लू पार उन्होंने लिखा है, तो निश्चित रूप से वो चिल्लू पार से ही होंगे। ये कहने वाली बात ही नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात जी है। तो जी, अब आप। रजनीश पांडे जी बहुत ही सक्रिय समाज सेवी हैं, युवा हैं, और निश्चित रूप से उन्हें कहीं किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती है, हम उन्हें फोन करते हैं या बताते हैं तो वो उस पर काम करते हैं। वो चिल्लू पार से हैं, गोरखपुर के दक्षिणांचल से, गोला बाजार के पास से हैं। बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छी बात है। मैं आज उनकी हमारे जितनी भी समाज में तारीफ ऐसे करूं वो लोगों कम को, है। निश्चित रूप से हमारे समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि हम जिनसे अपनी समस्याएँ कह सकें। सविता तिवारी जी हैं, वो कह रही हैं, हम भी सुनना चाहते हैं आपकी कविता, अब आप सुना ही दीजिए, नहीं तो मुझे डाँट पड़ेगी लोगों से अब। हाँ, सविता तिवारी जी अभी मुझसे जल्दी ही फेसबुक ओहो! और अभी एक विद्यार्थी हैं, और इन्होंने मुझे मैंने एक बार बोला इनसे, इन्होंने बोला कि आप मुझे क्या मानते हैं, ऐसा कुछ बोला। तो मैंने बोला ठीक है, बहन जैसा ही मानते हैं। तो इन्होंने अपने आपको बोला कि आप मेरे पिताजी समान है। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर ये बोली कि मुझे अपनी बेटी ही मानिए। तो मैं, ये मेरी नई मुंह बोली बेटी है। तो ये बहुत अच्छी है, हमेशा हिंदी के लिए ये काम करती रहती है। अच्छा लगता है मुझे। हुँ, आगे मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ, सारे लोग इच्छुक जी हैं कविता बिल्कुल। सुनने के। एक छोटी सी कविता हाँ, हाँ। है, यह जीवन बीत रहा है, बस जीवन बीत रहा है। जी, तो जी, सुनाइए। इसको मैं सुना रहा हूँ ना। ये एक जी, कविता संग्रह है, 10-12 कविताओं का एक संग्रह है, इसको मैं सुना रहा जी, हूँ। जी। यह जीवन बीत रहा है, बस जीवन बीत रहा है। यह जीवन बीत रहा है, बस जीवन बीत रहा है। सदैव समय तीव्र गति से टेढ़ी तिरछी चल रहा चाल। सदैव समय तीव्र गति से टेढ़ी तिरछी चल रहा चाल। कभी सवेरा कभी अंधेरा,
कभी सुनामी कभी भूचाल, फिर भी पथिक अपने पथ को श्रम से सींच रहा है। यह जीवन बीत रहा है, बस जीवन बीत रहा है। यह जीवन बीत रहा है, बस जीवन बीत रहा है। हमारे हमारे जीवन में जो है अनिश्चितताओं का एक घेरा है। हमारा पूरा जीवन अनिश्चित है, कब क्या हो जाए, क्या नहीं होता जी, जी। है, ये कुछ पता बिल्कुल, नहीं चल बिल्कुल। पाता। उस पे विचार करती हुई एक कविता थी। ऐसे इसकी आगे की पंक्ति है कि जी, सारे सुनाइए। सारे लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपना एक जो गोल है, एक एम जो है, उद्देश्य है, मंजिल जो है, उस पे चलने के लिए काम कर रहे हैं। तो आगे की जो पंक्तियां हैं वो है कि लगे हुए हैं सभी बटोही पथ अपना चमकाने में। लगे हुए हैं सभी बटोही पथ अपना चमकाने में। भाग रहे हैं आगे पीछे जीवन सफल बनाने में। भाग रहे हैं आगे पीछे जीवन सफल बनाने में। बहुतेरे हारे हैं लेकिन, बहुतेरे हारे हैं लेकिन कोई जीत रहा है। यह जीवन बीत रहा है, बस जीवन बीत रहा है। यह बहुत जीवन बीत रहा है, बस जीवन बीत रहा है। तो एक ये बहुत सुंदर, रचना बहुत थी। सुंदर। अभी ये संग्रह है पूरा, 10-12 कविताओं का संग्रह है इसमें। हुँ, हुँ। तो फिर निश्चित रूप कभी से सुनेंगे इसको। जीवन बीत रहा है और एक-एक पल बस यूँ ही बीत जाएगा और ज़रा ठहरें और सोचें और कुछ अच्छा करने का एक प्रयास करें जैसा कि आप कर रहे हैं। तो यही जीवन की सार्थकता है। बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, मैं उनको पढ़ते चलती हूँ, फिर मैं अपनी आगे की अ, बातचीत की यात्रा को जारी रखेंगे हम लोग। सविता तिवारी जी 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 जी। कहती हैं उम्दा, सरोज अग्रवाल जी हैं, वो भी कह रही हैं बहुत खूब, महीप श्रीवास्तव जी हैं, तो कहते हैं वाह क्या भावनात्मक सृजन है, ज़िंदाबाद। और सविता तिवारी जी कहती हैं कि यदि वर्तमान को सुदृढ़ बनाया जाए तो भविष्य स्वतः ही व्यापक होगा। निश्चित रूप से एक कमेंट और है रितेश राज जी का, कहते हैं कि आज के बच्चों को हिंदी के 12 महीने पता भी नहीं है। गलती हमारी भी है कि थोड़ा हम भी अगर प्रयास करें तो कुछ हो सकता है निश्चित रूप से। और स्कूल को और पेरेंट्स को यानी अभिभावक दोनों मिलकर के जब आगे बढ़कर के कुछ सिखाएंगे समझेंगे ना तो आएगा बदलाव। लेकिन आज के मोबाइल के ज़माने में ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको जागरूक होना चाहिए। अश्विनी हाँ मिश्रा जी हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं आपको। तो मैं आज यमुना जी जी, बताइए, कुछ कह आज रहे थे आप? आज आज मोदी जी का एक कार्यक्रम था, परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा। हुँ, हाँ, तो एक एक शिक्षक और कुछ विद्यार्थियों का समूह भी ऐसे ही प्रश्न वो पूछ रहा था। जैसा आपने बोला ना, मोबाइल का दौर है, लोग पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। तो उन नहीं, लोगों ने नहीं, भी उनसे ये प्रश्न पूछा। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। मैंने कहा कि मोबाइल का दौर है, अगर आप जागरूक हैं ना, तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ देखिए, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम लोग यहाँ बैठ हाँ के हाँ बात हाँ नहीं कर हाँ। रहे होते। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जिस सही तरह से सही। चाकू है, आप चाकू से फल भी काट सकते हैं और किसी का खून भी कर सकते हैं। तो चीज़ें हमेशा आपके बिल्कुल आपके बिल्कुल। व्यवहार पे, आपकी सोच पे निर्भर करती है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। मैंने ये कहा। जी। तो जी जी जी। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और बहुत ज़रूरी है और परीक्षा पे जो चर्चा है उनका वो कार्यक्रम भी अच्छा है। कम से कम बच्चे और आप लोग स्कूल्स में भी मैंने सुना आज मेरे बेटे ने भी आके बताया कि हम लोगों को उनका वो कार्यक्रम दिखाया जा रहा था लाइव। तो क्या आपके स्कूल में भी ऐसा कुछ होता है? आप लोग को भी दिखाते हैं, जोड़ते हैं? हाँ हाँ, हम भी जोड़ते हैं ऐसे। जो भी इस हुँ, प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिनसे विद्यार्थियों को लाभ हो, वो हम लोग करवाते हैं। हुँ, अच्छा। जी ये और जितेंद्र सर का कमेंट आया हुआ है कुछ कि आप हिंदी को बाहर ले जा रहे हैं। हाँ, हिंदी को अच्छा मुझे समझ नहीं आया, वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि टाइपिंग एरर हो गया है। आप हिंदी को हाँ, टाइपिंग एरर हो भारत गया में होगा। लिखना चाह रहे थे हाँ। ना, भारत के बाहर ले जा रहे हैं। बहुत बधाई, अब समझ में आ गया। तो थोड़ा-सा टाइपिंग एरर है इसमें। तो ये जो कोरोना पीरियड गया, अभी जो काल गया, कोरोना का महाकाल गया 2 साल का, वो कैसे व्यतीत हुआ?
मैं आपके बारे में जब खोजबीन कर रही थी ना एकदम पूरी तरह से, तो मुझे आपके कुछ आर्टिकल्स भी मिले जो अखबारों की सुर्खियां बने हुए थे। मैंने उसको भी कलेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन हाँ मैं आपसे जानना हाँ। चाहूंगी कि क्या है ये सब? दरअसल जी। 20 मार्च 20 मार्च 2020 से मुझे लगता है बीस। कि कोरोना के हम्म। बारे में, उसके पहले भी लोगों ने 1-2 महीने पहले लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, जानना स्टार्ट किया था, लेकिन मार्च दिसंबर 2020 में। के बाद से मुझे लग रहा है कि कोरोना से लोग प्रभावित होना प्रारंभ कर दिए थे। तो हम्म। 20 मार्च 2020 को मेरा रविवार दिन था। उस दिन मेरा एक एग्जाम होने वाला था, बीईओ का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। तो मैं वडोदरा में था उस समय। 17 मार्च को मैं सोच रहा था, अपने प्रिंसिपल सर से मैंने बोला कि मुझे बीईओ का एग्जाम देने जाना है। तो मैंने वहां से टिकट किया, गलती से मैं सेम डे का ही टिकट कर लिया और मैं 18 को जाकर ट्रेन पकड़ने की सोच रहा था। लेकिन वो तो टिकट जो था वो एक्सपायर हो गया ट्रेन का। फिर मैंने तुरंत एक तत्काल में टिकट लिया, वहां से मैं दिल्ली आया, फिर दिल्ली से घर आया, बहुत मुश्किल से आया मैं। वो भी दिल्ली से बस से मैं घर आया, थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन ठीक है, घर आने का एक जो अंदर से एक जज्बात है घर जाने के ना, वो बहुत शानदार होते हैं। कि आप कहीं भी रहिए, कितने भी सुख में रहिए, कितने भी अमन चैन में रहिए, लेकिन जब आपको अपने गाँव, अपने मातृभूमि, अपने घर जाना हो, तो उसका एक अलग ही मजा होता है ना। एक अंदर से इतने बिल्कुल। भाव उमड़ते हैं कि अब हम घर जाके ये करेंगे, इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे। और गाँव ना, वो मैथिली शरण गुप्त जी ने ही लिखा है कि चूती जिनकी खपरेल सदा वर्षा के मूसलधारों से, ढह जाती कच्ची दीवार पुरवाई के बौछारों से, उन ठिठुर रहे, उन सिकुड़ रहे, उन हाथों में, उन पाँव में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँव में। तो अपना हिंदुस्तान तो अपने गाँव में ही बसता है ना, तो वो एक भाव रहता है। तो मैं गोरखपुर आया, घर पे आया, उसी उसी समय मुझे यहाँ से ऑफर आया था, अरुणाचल से मुझे यहाँ आना था। लेकिन कोविड की वजह से मैं 4-5-6 महीने लेट मैं यहाँ पे आया। तो मुझे एक अच्छा अवसर मिला उस समय कि मैं घर पे था, कोई काम ऐसा नहीं था। तो मैंने उसमें सृजन करना प्रारंभ किया, रचनाएं लिखनी प्रारंभ की। ऐसे मुझसे दो चार समाचार पत्र, या यूं कहिए कि पत्रिकाओं के जो जुड़े लोग थे, डायरेक्टर्स थे, निर्देशक थे, वो लोग, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि आप लिखिए। तो मैंने उस समय मेरे दिमाग में जो भी आता था, या वो लोग जो टॉपिक देते थे, मैं उस पे काम करना स्टार्ट किया। और फेसबुक लाइव के माध्यम से आपने कई सारे मेरे लाइव वीडियोस देखे होंगे, मैं अपने इष्ट मित्रों से मिला, फेसबुक लाइव हम्म। के माध्यम से मैं लोगों से मिलता था, लोगों से बातें करता था, उन लोगों से बोलता था कि कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। अमूमन मैं तकनीकी थोड़ा मजबूत हूँ, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना नहीं बन रहा हूँ मैं। तो उसके माध्यम से मैं ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से ही लोगों को, से मंत्री या फिर विधायक या फिर जो भी अधिकारी थे, उन लोगों तक मैं ये बातें पहुंचाता था। किसी को कोई समस्या है तो वहां तक पहुंचा देता, या अपने कवि मित्र जो थे, या अपना एक जो नेटवर्क है, जो लोग अच्छे, किसी, मान लीजिए कोई लखनऊ में है किसी अच्छी जगह पे, तो उन लोगों से, मैं लखनऊ में कोई परेशान है तो मैं उनको भेज देता था। ऐसे मेरी पत्नी मुझसे बहुत परेशान भी होती थी कि आप लोगों के लिए इतना लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें होती थी उस समय। मैं यही करता था घर पे, सिर्फ लिखना पढ़ना, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन सेमिनार्स, वेबिनार्स अटेंड करना, और लिखना पढ़ना। रोज मेरे कुछ न कुछ आर्टिकल आते थे, ऐसे होते रहते थे। फिर हम्म। मैं ऐसे धरातल पे भी उतरता था, लोगों से मिलता जुलता भी था। कुछ समस्याएं होती थी जो अपने स्तर की होती थी, बहुत सारी समस्याएं ऐसी है ना कि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, ये एक कारिका है जिसमें ये बताया गया है कि समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, तो प्रत्यक्ष, एक अनुमिति। तो एक तो हम सामने देखते हैं, और एक समस्या ऐसी होती है जो आपको पता नहीं चल पाती लेकिन आपके ऊपर रहती है। तो जो हमारे वश की होती थी, जो हमारे प्रत्यक्ष में होती थी और हम उसका निराकरण कर सकते थे, ऐसी समस्याओं को हम प्रयास करते थे कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। हमने अपनी एक टीम बनाई, उसमें लोगों की मदद करना भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये सारे लोग लगभग उस समय कर रहे थे, तो ऐसा हमने भी किया। लेकिन उसका वो मेरे लिए एकदम गोल्डन टाइम था, क्योंकि उस समय मैं हम्म। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और मैं, हम लोग सारे लोग साथ में थे, और अक्सर अमूमन घर में ही रहते थे। उस समय लिखने पढ़ने के बहुत सारे अवसर भी मिल रहे थे, सोचने के अवसर मिल रहे थे। तो ये सारी चीजें थी, वो बहुत ही सुनहरा अवसर था मेरे लिए। उस बिल्कुल। समय मैंने लिखना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे आलेख मैंने फेसबुक पे भी हाँ। शेयर किए हुए हैं, अपने जो हाँ। समाचार और पत्रों में जिसने या सबसे पत्रिकाओं में कहीं ज़्यादा छपे मुझे हुए थे, आकर्षित वो किया हमने ना शेयर किए हुए हैं। कि
हाँ जी, जी, बिल्कुल मैं तो मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता होगा अच्छे से कि स्मिता जब आती है खोजने पे तो खोज लेती है ठीक-ठाक से। तो जब आपके बारे में खोजते जी, जी। पहुँची ना, तो इसने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। मैंने इसको बात को मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपका जो संस्कृत सिखाने का जिस तरह से आपने वो पूरा टेबुलर फॉर्म में करते हुए बड़ी मेहनत के साथ में एक-एक चीज़ों को बताया है, वो बहुत अद्भुत है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने पेज को का लिंक यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग वहाँ पे जुड़ें और आपसे संस्कृत सीख सकें। अ, रजनीश जी, जी, पांडे जी बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं कि आपके द्वारा कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का निस्वार्थ मदद हुआ। निश्चित रूप से और वो एक ऐसा दौर था कि भगवान ना करे कि वो दोबारा कभी सामने आए। तो बहुत सारे परिवार चूँकि मैं नोएडा में हूँ और नोएडा, दिल्ली बहुत ज़्यादा ग्रसित असल रहा में इससे। असल में रजनीश जी जैसे युवा ही रजनीश जी वगैरह ही हमारे हाथ थे उस समय के। इन लोगों के माध्यम से ही सारा कुछ काम हो पाता था। हुँ, और सविता रजनीश जी, तिवारी जी कह रही हैं ये लोग फ़ोटो हमेशा आपने लगे बहुत रहते थे, एक भी फ़ोन घुमाओ इनको कि यहाँ आइए। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैं आपके आर्टिकल्स के बारे में जब पढ़ रही थी ना तो बहुत अच्छे-अच्छे उसमें विषय दिखे मुझे कि भारतीय गाँव में दम तोड़ती संयुक्त और विस्तृत परिवार की प्रथा। एक है कि मुश्किल भरी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करता मध्यम वर्ग। ये सब कोरोना काल की देन है, मुझे लग रहा है कि ये सब उसी से रिलेट हो रहे हैं कहीं न कहीं। आप मुझे बाद में बताइएगा, मैं कुछ पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। जी, 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 जी। एक है कि स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु प्रयोग की जाने वाली भारतीय साधना पद्धति है योग। अच्छा, योग के विषय में भी आपने बहुत अच्छे से लिखा है और शिक्षित होने और सभ्य होने में बड़ा अंतर है। और लॉकडाउन में अपना वजूद ढूँढता प्राइवेट शिक्षक। तो विषय ये आपने स्वयं से चुना या आपको विषय दिया गया कि इस विषय पे आप लिखिए? जी। नहीं देखिए, एक जो आपने अभी बोला ना कि अपना वजूद ढूँढता प्राइवेट शिक्षक, तो ये हमारी हुँ, अपनी टीम थी, जो लोग प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे थे। तो एज़ ए ग्रुप था, उसमें एक ऐसा आया कि हम तो बहुत परेशान हैं, ऐसा करके। तो उस समय मैंने जो है मेरे दिमाग में आया और उन लोगों ने भी मुझे बोला कि इस पे लिखो। मैंने लिखा और मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर किया हुआ है उसे। एक यमुनाधर त्रिपाठी के नाम से पेज भी है। तो मुझे हुँ, लगता है कि वो हुँ। बहुत अधिक शेयर हुआ था। मुझे पता नहीं है कि कितना शेयर हुआ, लेकिन बहुत अधिक शेयर हुआ था। तो मुझे वो बहुत मतलब एक मार्मिक दर्द था ना वो। और ये प्रेरणा मुझे मिली थी एक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के हिंदी विभाग के आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल राय जी। तो मैंने उनके ये जो शुरुआती लाइन है ना, जो आप यूं कहें कि जो शीर्षक है, टाइटल है, ये हुँ, उन्हीं हुँ। से मिलता जुलता था, क्योंकि मैंने उनको देखा कि वो फेसबुक पे ऐसा कुछ शेयर किए हुए थे और ये चीजें हमने अपने ग्रुप में शेयर की और सारे लोग उस पे बोल रहे थे कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो बहुत बहुत समस्याएं बड़ी हैं। समस्या। तो हालांकि शिक्षण संस्थानों ने भी बहुत जगह पे ऐसे शिक्षण संस्थान थे जिन्होंने अपने शिक्षकों की काफी मदद की। तो, लेकिन कुछ लोग परेशान भी रहे, तो उस पे हमने लिखा था उसको और बहुत शेयर हुआ, तो मुझे अच्छा लगा कि अधिक से अधिक लोगों तक जाए। देखिए, रितेश राज जी ने आपके इस पेज का लिंक शेयर किया है, तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सही कहा यमुना जी आपने कि जिस तरह का वो दौर था ना, मैं बार-बार बस यही लगता है कि अब वो वापस ना आए, अब वो गया तो फिर वो चला ही जाए। लेकिन जी, जी, बिल्कुल, परिस्थितियाँ कभी बिल्कुल। हमारे हिसाब से नहीं रहती हैं, सिर्फ़ उसमें सामंजस्य और दूसरों का सहयोग और किस तरह से हम कर सकते हैं, एक इंसानियत का परिचय कैसे दे सकते हैं, वही हमारे हाथ में है और वो करते रहना चाहिए। और आपने उस कार्य को बहुत ही लगन और उत्साह के साथ किया है। तो उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत सलाम है, नमन है। अ, हम बात कर रहे थे उस काल को जिस तरह से शिक्षक का ये आया मुद्दा, तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कुछ लोगों का तो परिवार बिखर गया इसलिए क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया। लेकिन बहुत सारे जी, लोग जी, ऐसे जी। भी रहे जो आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान रहे, जिनके बारे में बात क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं हम लोग कुछ मिल-जुल करके। ख़ैर बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं उसको पढ़ूँगी। एक रचना और आपकी सुन ली जाए, फिर बात करते हैं हम लोग। जी, जी, बिल्कुल। ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड एक रचना है। जी। छोटी ही है,
एक मैं क्षणिका जिसे कहिए कि वो क्षण में कोई आपने कोई पिक्चर देखी, कोई छवि देखी आपने, और आपके दिमाग में कोई रचना आ जाए, ऐसी थी। मैं अपने स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, यहीं अरुणाचल प्रदेश में ही। तो किसी ने एक, मुझे लग रहा है एसएसटी टीचर हमारी थी, मिताली मैम। तो उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया जिसमें एक लड़की थी, वो अपने सर पे गट्ठर लेके जा रही थी, लकड़ी के गट्ठर लेके जा रही थी। तो मैंने उस पे एक ऐसे क्षणिका आई, पता नहीं कैसी है, मुझे नहीं पता अभी कमेंट्स आएगा या आप बताएंगे मुझे, लेकिन मैं वो आपको जी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। तो मैं वो देख रहा था ना, उसमें वो उसके चेहरे पे कुछ बूंदे भी थी पसीने की, और वो अपने काम में ऐसा, उस फोटो को देख करके लग रहा था कि वो कितने तन्मयता के साथ, कितनी शालीनता के साथ और बिना किसी झिझक के वो किस प्रकार से अपने काम को कर रही है ना। तो उसपे एक छोटी सी कविता थी कि बूंदे पसीने की चेहरे पर गंभीर बनी, जैसे है सागर जज्बा भरा है ऐसा उसमें सामना करती संकट का डट कर। श्यामा जो पगडंडी पर सर पर बोझ लिए जाती है, तनिक न देखती इधर उधर जो कठिन परिश्रम कर जाती है। उसके भीतर उसके उसके भीतर भी उतना गुण, जैसे बालिका बड़े घराने की, पर जीवन स्तर में अंतर है पढ़ने लिखने व खाने की। कहाँ बैठना कहाँ है उठना, कितना काम कराने की, पढ़ने की भी है मनाही और है आने जाने की। खेती और हाँ कछियारी करना उसके हिस्से का काम है, पत्ते बिनना लकड़ी काटना करती नहीं आराम है। सुबह से लेकर शाम तक श्रम करना दिनचर्या है, वह श्रमशील देवी जैसी वीरांगना और आर्या है। मुखाकृति उसकी भोली सी, लेकिन वह हिम्मत वाली है, समय पड़े तो लड़ जाए रणचंडी समूह काली है। उसकी भोली सी सूरत को देख विचार उठ जाता है, उसकी भोली सी सूरत को देख विचार उठ जाता है। अंदर ही अंदर से यह मन उसको शीश झुकाता है, उसको शीश झुकाता है। तो ये एक छोटी सी कविता बहुत थी सुंदर, जो मैंने उस समय बहुत लिखी अच्छा, थी, ऐसे अपने स्टाफ रूम में ही बहुत बैठ के। बहुत बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। बिल्कुल मतलब मन को छूने वाली ये आपकी रचना है, आपकी पंक्तियां, आपके शब्द हैं। आप बस इसी तरह से लिखते रहिए। और एक शिक्षक है, हिंदी के शिक्षक से उम्मीद भी की जाती है ना कि उनकी कुछ आगे आने वाले समय में कुछ किताबें भी आए। लेकिन आपने हिंदी, संस्कृत और भूगोल 3 भाषा से आपने एमए किया, तो मतलब ये कहाँ से आया कि भाई ये भी कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए? कैसे? दरअसल होता क्या है ना कि ग्रामीण परिवेश में एक काउंसलर जो एक निर्देश देने वाला कोई होता नहीं है। तो हम, मेरे माता पिताजी तो यूं तो कहिए तो बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे लिए, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी परवरिश उन्होंने अच्छी की। तो हम्म। वो तो मुझे कोई निर्देश नहीं दे पाए कि बेटा तुम ये पढ़ो, बेटा तुम वो पढ़ो, या कोई हम्म। ऐसा मेरे ऊपर उन्होंने बोझ नहीं डाला। लेकिन मेरी एक विशेष रुचि थी पढ़ाई में। तो हमने थोड़ा सा इंटर तक तो मैं साइंस विज्ञान वर्ग का छात्र था। मैंने हम्म। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। लेकिन इंटर के बाद कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी आई कि मैं आगे साइंस वर्ग को कंटिन्यू नहीं कर पाया। थोड़ा सा मेरा विज्ञान कमजोर भी था, साइंस कमजोर भी था। तो गणित तो मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन साइंस मेरा कमजोर था, इसलिए मैंने उसे छोड़ा और एक नया रास्ता अपनाया। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट, स्नातक किया कला कला से। उसमें 3 विषय थे मेरे, हिंदी, हम्म। हिंदी संस्कृत, सॉरी, संस्कृत भूगोल और प्राचीन इतिहास। बाद में मैंने हिंदी से किया। तो पहले मैंने संस्कृत से परास्नातक किया, फिर उसके बाद से प्राचीन इतिहास से किया, सॉरी, भूगोल से किया, फिर हिंदी से मैंने भूगोल परास्नातक से। किया। तो ऐसे करके जी। हमने किया, और हिंदी में मेरी विशेष रुचि थी। हिंदी में बचपन से ही मेरे गांव के लोग मुझसे सुनते थे हिंदी की, हिंदी में बोलो, हिंदी में बात करो, अच्छा लगता था सबको। मैं परिमार्जित हिंदी बोलने का प्रयास करता था। बिल्कुल, और बहुत अच्छा है आपका, आपकी कितनी सारी रचनाएँ याद हैं। मैं तो मतलब सुन कर के मुझे भी अच्छा सा महसूस हो रहा है। और ठीक है, जिस तरह से आजकल तो पता है ये शौक भी होता है लोगों का कि जितने सब्जेक्ट से वो अपने पास डिग्री को हासिल कर लेना और सारे विषय में अपने पारंगत हो जाएँ। तो उस रास्ते पे आपने जाने-अनजाने, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने प्लान के साथ में किया है, लेकिन आपने जाने-अनजाने लेकिन अच्छा रास्ता चुना है, ये अच्छा कार्य रहा।
कुछ कमेंट्स हैं, मैं ज़रूर रखूँगी यहाँ पे। जितेंद्र कुमार जी कहते हैं बहुत खूब, सरोज अग्रवाल जी उम्दा रचना, और महेश श्रीवास्तव जी वाह, बहुत सारे उनके वाह हैं। सविता तिवारी जी कहती हैं कि प्रथम मानसिक अनुभव, स्कीमा कहते हैं प्रथम मानसिक अनुभव को। देखिए आज उनके माध्यम से मुझे एक नया शब्द पता चला। धन्यवाद जी। सविता जी आपको। स्कीमा पर आधारित कविता लिखे हैं सर, जिस पर कविता इतनी सुंदर, वो श्यामा कितनी प्यारी होगी, निश्चित रूप से। और ऐसी श्यामा प्यारी ही होती हैं जिनके ऊपर बहुत सारा दायित्व होता है, और जीवन की मजबूरियां कुछ और ही रूप दिखाती हैं। महेश श्रीवास्तव जी हैं, बहुत खूब कहते हैं। एक नया नाम हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, रत्नेश ओझा जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर बहुत सुंदर लाइन है आपकी। आलोक तिवारी जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर भैया जी बोल रहे हैं। और साथ में रजनीश पांडे चिल्लू पार जी कहते हैं कि आप हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं भैया, आपके मार्गदर्शन में हम सब निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद है, हम आप जैसा कुशल मार्गदर्शक मिला है। अरे लोगों का बहुत प्यार है भैया आपके साथ में, तो मैं पढ़ रही हूँ लगातार कमेंट ना, तो मुझे वो महसूस भी हो रहा है, एहसास हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है भैया। दरअसल हुँ, हाँ, दरअसल मैं उधर ही रहा था 20-25 साल लगभग, बचपन से हुँ, ही, जन्म के बाद से ही मैं गाँव में ही रहा शुरू में। तो मैं लोगों से जुड़ा रहता था, और ये मेरा विशेष स्नेह है कि लोग मुझसे जुड़े रहे, और हुँ, ऐसे बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन मिला मुझे। बहुत सारे लोगों ने अपना एक छत्र जो है, छतरी मेरे सर पे डाली रखी। जैसे महीप जी हैं, प्रवीण सर हैं, डॉक्टर डीके मल जी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी हैं, एक हमारे गाँव के पंडित स्वर्गीय पंडित जनार्दन त्रिपाठी शास्त्री, जिनके सानिध्य में मैंने संस्कृत सीखी। डॉक्टर बंशीधर त्रिपाठी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर छतरी बन के वो लोग लगे रहे, किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में वो हमारे काम आए। और ऐसे बहुत सारे युवा हैं भाई, जो हमेशा अ, अ, मेरे ऊपर ध्यान देते रहते हैं। मेरे एक आह्वान पे या निर्देश पे, यूं कहिए सुझाव देने पे, वो 100% काम करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा, और मैं जी, भी जी। उनके साथ प्रयास करता हूँ कि जहाँ जब भी उनको जरूरत पड़े मैं खड़ा रहूं। बिल्कुल, महेश श्रीवास्तव जी अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में यहाँ व्यक्त भी कर रहे हैं कि जिनकी वाणी में स्वयं सरस्वती का वास है, असामाजिक मुद्दों पर जन जागरण जिनका प्रयास है, देखने में भोले-भाले परसा तिवारी के वासी हैं, ऐसे परम मित्र हमारे नाम यमुनादत्त त्रिपाठी है। क्या बात है भई! बहुत ही खूबसूरत से आपने सजा करके शब्दों की माला यहाँ जो आ, रखी, अद्भुत है, बहुत खूबसूरत। यमुना जी, अब मैं देखिए समय बहुत आगे तेजी से बढ़ते चला जा रहा है, पल-पल और पल-पल गुज़र रहा है। तो इस गुज़रते पल में मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगी अब कि ठीक है, जीवन के संघर्ष, उतार-चढ़ाव को जिस तरह से आपने महसूस किया, झेला, अभी आप जीवन में जहाँ हैं, अपने आप को कितना सफल मानते हैं और आगे की क्या योजना है? देखिए, मेरी तो कार्य योजना यही है कि हम अपने जीवन में हिंदी और संस्कृत और संस्कारों की सेवा करते रहें। और एक बहुत छोटी सी मेरी एक कविता थी कि उत्साह बनाए रखना है हमेशा, कि उत्साह बनाए रखना है, सुख या दुख हर हाल में, टेढ़ी तिरछी चाल में, भूलो क्या पाताल में, अभी और इस साल में, समृद्ध या बदहाल में, गुस्से में या आम बोल चाल में, निर्धनता या माला माल में, स्वयं हृदय में रखना है, उत्साह बनाए रखना है। तो ये हमारी कविता है जो मुझे खुद प्रेरित करती रहती है कि हमें उत्साह बनाए रखना है। तो हम बनाए उत्साह के रखना साथ संस्कृत, हिंदी और अपने शिक्षण से, अपने संस्कारों की सेवा करते रहेंगे, और लोगों को हिंदी के प्रति, संस्कृत के प्रति जागरूक करते रहेंगे, खुद पढ़ेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। यही मेरे जीवन का ध्येय है, हुँ। इसी के साथ नहीं, काम बहुत करते रहना अच्छा, आगे। बहुत ही अच्छा-सा ध्येय है, और इसी ध्येय ने आपको ये मुकाम भी दिलाया है और यूथ आइकन के नाम से आप जाने जाते हैं। अ, लोगों के लिए आपके क्या सुझाव हैं? क्या आप अपना कुछ शब्द क्या अर्पित करना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि जो जिस विधा में है, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में जम के काम करे, और
अपने स्वयं संस्कार और शिष्टाचार में रहे, अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार सिखाए। हिंदी और संस्कृत या हमारी जो प्राचीन पुरातन परंपरा है, हमारे प्राचीन गौरव जो हैं, उनके विषय में अपने आने वाली पीढ़ी को भान कराए, खुद जाने और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करें। यानी मेरे जीवन का जो ध्येय है या मेरा जो लोगों के लिए सुझाव यही है कि राष्ट्र है ना, राष्ट्र प्रथम, सबसे पहले अपना देश है कि देश। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो हमारा राष्ट्र उन्नति करे, क्योंकि देश उन्नति करेगा तभी हमें तो हम सब बढ़ेंगे, हमारी ठीक है। उन्नति होगी। निश्चित रूप तो से, अपने निश्चित अपने रूप हिसाब से राष्ट्र की सेवा करें सब लोग, नहीं, अपने बहुत अच्छी। परिवार को सही ढंग से रखें। जी, निश्चित रूप से, और आपकी बातें सराहनीय ही नहीं है, अमल में लाने वाली हैं, तो ज्यादा मुझे तो लगता मैथिली हाँ, मैथिली हाँ, शरण गुप्त है एक कवि। मैं हाँ, उनको बोलूंगा कि सारे लोग पढ़ें, भारत भारती पढ़े, मनुष्यता पढ़ें। तो उससे बहुत सारे रास्ते हमें मिलते हैं कि आपके विचार लो कि फेवरेट मरते हैं ना मृत्यु से डरो कभी। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर और ये मैथिली शरण गुप्त, ये हमारे एकदम तो कुछ अगर आपको अंतर्मन को छू उनकी जाती हैं कविता इनकी याद है कविताएं। तो आप सुनाइए। आपको हाँ, ये जो आपने शुरू किया आप जरूर सुनाइए, फिर हम लोग अच्छा, विचार लो कि मरते हैं ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु जो वृथा मरे वृथा जी है, मरा वही नहीं है जो जिया ना आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस पे हमें काम करना है, इस ये थीम पे काम कविता करना है। मेरी भी पसंदीदा कविताओं में से एक है, मैं कहूंगी हालांकि समझने की। हम्म, हालांकि एक वो है ना कि संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा है, निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। तो संविपदा संपदा ये सारी चीजें हमेशा घूमती रहती है ना। संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा है, निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। तो ये हाँ, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। सब लोगों के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्येय यही होना चाहिए मनुष्यता का, कि हम मनुष्यता का परिचय दें। हमारा तो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का। उशीनर जैसे, रंतिदेव जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे ऐसे राजा रहे हैं जो अपना सब कुछ उन्होंने दान कर दिया ना। रंतिदेव, उशीनर, इन लोगों को क्या था कि सामने इनके थाली थी खाने की और इन्हें भूख भी लगी हुई थी, लेकिन सामने एक भूखा व्यक्ति आया और उसको इन्होंने अपनी थाली बढ़ा दी कि लो भाई खाओ तुम। तो ऐसे ऐसे हमें काम करना है, ऐसे बनना है, और एक दूसरे के लिए जब हम काम करेंगे तभी अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और जिस तरह से आपका ये वाणी कौशल है ना, वो हमें मतलब एक उम्मीद भी देती है कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे होंगे उनके अंदर भी ये सारे गुण कूट कूट के भर रहे होंगे आप। तो नहीं ये नहीं, भी मैं बात तो है। करता रहता हूँ कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मतलब हमारी जो हम्म, मातृभूमि है वही हमारे लिए राम नरेश तिवारी एक है, उनका एक है रचना है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है, नित हाफ हाफ कर रख देता अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, हिम का वासी हिम में गलकर जीता है, नित कांप कांप कर रख देता अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो जब ऐसी रचनाएं आप नहीं, कोई भी पढ़ेगा मुझे लगता है तो उसको अपनी मातृभूमि से प्रेम हो ही जाएगा। तो मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए, अपना लोगों के लिए, मनुष्य के लिए काम करना अपना ध्येय है। यही सुझाव भी है लोगों के लिए कि एक दूसरे के लिए हम बस काम बस करते हुए सभी राष्ट्र को लोग उन्नति के शिखर पर ले जाएं, आसीन करें इसे। हाँ, बिल्कुल, बस जो जहाँ है अपनी काम को ईमानदारी से करते रहे, और वही जो है राष्ट्र उन्नति में सहायक भी होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मतलब जी जी। सहयोग होगा, आपका ये कर्तव्य भी है। और कि आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी, पूरे मनोयोग के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। सरोज अग्रवाल जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं, और मैं बता दूं अपने दर्शकों को, वो सरोज अग्रवाल जी कल रात में 8 बजे यहाँ उपस्थित रहेंगी अपनी रचनाओं के साथ, अपनी कविताओं के साथ में। आप उनको भी सुनना और देखना मत भूलिएगा। और अब समय हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम और यहाँ पे बैठें और बात करें, लेकिन दिव्यांश यादव जी अभी-अभी हमसे जुड़े हैं और कहते हैं भैया वाह! उनके भैया वाह का जो अंदाज़ है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। एक में भैया है और एक में वाह है। तो बहुत-बहुत स्वागत देव है दिव्यांश यादव जी, देर आए दुरुस्त आए।
सविता तिवारी जी, सर के व्यक्तित्व दिव्यांश जी विवेक। दरअसल अभी इनका एक न्यूज पोर्टल है गोरखपुर दस्तक, वो बहुत अच्छा अच्छा, काम कर रहे हैं दिव्यांश जी, गोरखपुर दस्तक के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सविता तिवारी जी हैं, सर के व्यक्तित्व में विवेक के साथ विनय भी समाहित है, और यही व्यक्तियों को, सभी को मुझे लगता है ना, यही व्यक्ति से व्यक्तित्व के राह की ओर जो अग्रसित करती हैं, यही सारी खूबियां होती हैं, यही सारे गुण होते हैं। तो सारे गुण को अपने अंदर भी आप लोग समाहित कर सकते हैं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और दूसरों के सहायता सहयोग के लिए हमेशा प्रेरित रहिए, दूसरों को भी करते रहिए। तो बहुत अच्छा लगा यमुना जी आज आपसे यहाँ पे बात करके, और जिस तरह से आप हिंदी और संस्कृत को विदेश तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, करते रहिए। और फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, बात करेंगे। एक और कमेंट है, मैं ज़रूर क्योंकि नए नाम आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनको भी यहाँ पे सम्मिलित किया जाए। राकेश कुमार सिंह जी हैं, कह रहे हैं आप दोनों को सादर नमस्कार, बहुत सुंदर चर्चा। बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं चाहूँगी कि आप पूरा कार्यक्रम फिर से ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा लाइक कमेंट के साथ में। यमुना जी, फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे बहुत सारे से, आपके कार्यों को और जी लोगों जी। तक पहुँचाने का भी कार्य करेंगे। तब बस अब विदा लेते हैं, और फिर जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी जरूर। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।